बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता प्रदीप चतुर्वेदी जी, बीजेपी नेता और प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी, राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जामिनी जी और धर्मगुरु पंडित अनीश व्यास जी। अनीश जी, क्योंकि शुरुआत आज सुबह धर्मगुरुओं के साथ ही हुई, तो मैं भी डिबेट की शुरुआत आपके साथ ही करूंगा। दो तीन चीजें मैं आपसे जानना चाहूंगा। एक तो यह कि जब प्रधानमंत्री एंट्री कर रहे थे तो उनको कलश दिया गया, इसका मतलब क्या होता है और इसके पीछे की मान्यताएं क्या है? सबसे पहले ये, कोई भी हम अच्छा कार्य करते हैं, मांगलिक कार्य करते हैं या नए काम की शुरुआत करते हैं तो कलश की स्थापना होती है। ये रुद्र कलश होता है जी, और सर्वप्रथम पूजन कलश का होता है। और कलश हमारे यहाँ सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक है, आर्थिक उन्नति का प्रतीक है। रुद्र कलश में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इसीलिए जब प्रधानमंत्री ने प्रवेश किया, जब उनको कलश दिया गया। अच्छा, 33 करोड़ कहें या 33 कोटि कहें सर? आप 33 करोड़ भी कह सकते हैं और 33 कोटि भी कह सकते हैं। ठीक है। और आज जो प्रधानमंत्री के साथ जो धर्मगुरु पंडित और चल रहे हैं और वेद के मंत्र चल रहे हैं, ये भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है। यहाँ हम सबको ये गर्व महसूस करना चाहिए कि सनातन धर्म की पुनः स्थापना हो रही है। जी, आप ये कह रहे हैं कि सेंगोल से पहले सनातन धर्म नहीं था? देखिए, सनातन धर्म पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। लेकिन आप देखिए, अगर आपको कोई भी कार्य करना है तो आपको उसकी शुरुआत करने के लिए विधि विधान भगवान ने बनाया हुआ है जी। और अगर आप विधि विधान से कोई कार्य करते हैं तो वो कार्य पूर्ण रूप से संपन्न होता है जी और सफल होता है। नहीं, वो तो ठीक है सर, लेकिन आप कह रहे हैं कि भाई सनातन धर्म की स्थापना हो रही है। मैं तो कह रहा हूं सनातन तो आदिकाल से है जी। ये कह सकते हैं कि उस पर एक वृद्धि की जा रही है, उसको एक बार फिर से जीवित पब्लिक के बीच में जीवन, नहीं जीवन तो है ही सर सनातन धर्म, लेकिन इसके अलावा जो मंत्रोच्चार किए गए और जिस तरीके से सेंगोल को प्रधानमंत्री को सौंपा गया, उस प्रक्रिया के बारे में जरा बताइए सर। वो मंत्रोच्चार किस तरीके के होते हैं? मैं इसलिए सवाल कर रहा हूं कि हम तो लोकतंत्र में जी रहे हैं और सेंगोल है राजदंड जी। तो राजशाही व्यवस्था से हम लोकतंत्र की तरफ आ रहे हैं और उसमें राजशाही प्रतीक को लेकर आ रहे हैं। तो जो मंत्रोच्चार थे वो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुने गए प्रधानमंत्री के तौर पर लिए गए थे, या क्योंकि राजवंश से, चोला राजवंश से राजदंड को लिया गया तो राजा के लिए वो मंत्रोच्चार थे? किसके लिए थे? देखिए, मंत्रोच्चार राजा के लिए भी होते हैं, प्रजा के लिए भी होते हैं, लेकिन आज जो हो रहा है वो प्रजा के लिए हो रहा है, क्योंकि संसद में प्रजा के चुने हुए प्रतिनिधि वहां बैठेंगे और प्रतिनिधित्व करेंगे जी। और जो आज मंत्रोच्चार हो रहे हैं, ये आप देखिए, अगर अपने घर में भी हम किसी मांगलिक कार्य की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम देव पूजन करते हैं, कलश की स्थापना करते हैं, दीपक प्रज्वलित करते हैं और एक मंडल बनाते हैं। मंडल में हम देवी देवताओं को विराजमान करते हैं। तो ये सब धर्म के प्रतीक है और हम सनातन धर्म की जो बात कर रहे हैं उसमें ये सबसे पहले जरूरी है कि हम देवताओं का आह्वान करें जी। क्योंकि कोई भी कार्य बिना देवताओं के अधूरा माना जाता है, ठीक है। हिंदू धर्म के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार। ठीक है। बीजेपी नेता सुरेश गर्ग जी हमारे साथ हैं। सुरेश जी, संसद का धर्म क्या है? देखिए विजेंद्र जी, आज संसद का धर्म है, जो भी कानून है संसद बनाती है। संसद के अंदर देश के कानून, देश का जो भी है वो सब चीजें संसद के अंदर होती है। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है कि आज सर्वधर्म, सबको सामंजस्य, सबके लिए है, सबको बुलाया है, सब आने चाहिए, आए क्यों नहीं? नहीं, संसद का धर्म पूछ रहा हूं सर। संसद का सर्वधर्म है, सबके लिए समान है। क्या सर्वधर्म को प्रलिखित? देखो संगोल देखो आजादी का प्रतीक है। 1947 में जब देश आजाद हुआ था, 15 मिनट पहले नेहरू जी को संगोल प्रदान किया गया था अंग्रेजों ने।
अब उस चीज को देखिए 1.5 साल से इस चीज की खोज की गई थी कि कहां पे वो संगोल रखा हुआ था। म्यूजियम में रखा हुआ था, पहले आनंद भवन में रखा हुआ था, फिर इसके बाद में इलाहाबाद म्यूजियम में रखा हुआ था। तो आज अगर मान लो नई संसद के अंदर संगोल की प्रतिष्ठा हो रही है तो इसमें विपक्ष को क्यों आपत्ति है? विपक्ष को मतलब हर मोदी जी से नाराजगी हो सकती है, मोदी जी से नाराजगी हो सकती है, लेकिन संसद का अपमान मत करिए। संसद का निर्माण जरूरी था। इनके नेता ने खुद ने बोला था कि 2026 से पहले नई संसद बनना जरूरी है क्योंकि उसकी कैपेसिटी कम है। जब 2026 से पहले संसद बननी थी और आज हमने 28 महीने के अंदर संसद बना के दे दी। चलिए मैं और तो आपके अब मुझे विपक्ष का पता नहीं क्यों इस तरह से नाराजगी है। प्रदीप जी पहले तो ये कह ही दीजिए सर कि भाई संसद का तो स्वागत ही है, संसद का थोड़ी ना विरोध है, और संसद देश की जरूरत भी थी और देश को आज संसद समर्पित हुई है, इसका तो तहे दिल से कांग्रेस भी स्वीकार करती है। इसमें तो मुझे नहीं लगता आपको भी आपत्ति होगी। विजेंद्र जी, अभी ये चर्चा हो रही है और जो धर्मशास्त्री जी हमारे साथ हैं उन्होंने भी कोई बात कही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि किसी भी संस्था या घर में निवास में कोई पूजा होती है तो सबसे पहला काम होता है कि घर के सभी सदस्यों को इकट्ठा करके उस आयोजन को किया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि ना तो इस व्यवस्था में ना तो उनको बुलाया गया। इस 545 सांसदों की संख्या है और उनमें आधे से ज्यादा लोग बाहर हैं। आप मुझे बताइए कि अगर आधे से ज्यादा बाहर नहीं है सर, सुनिए साहब, मैं कहता हूं जितने भी हैं 25-30% बाहर, 245 लगभग 304 ही तो हैं साहब, उसके बाद जो मिले हुए लोग हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूं किसी भी धर्मार्थ आयोजन में, किसी भी निवास में, किसी प्रतिष्ठान में मना किसने किया ये तो बता दो साहब। उन सभी मना किसने किया? आओ ना, पधारो ना, पूजा अर्चना की जाती है। मना किसने किया? अभी भी समय है, पधारो आप। सुनिए, हमें बात बोलने दीजिए। दूसरी बात यह है, जहां तक लोकतंत्र की बात हो रही है, मोदी जी ने 2014 में जो संसद में प्रवेश किया था तो दंडवत प्रणाम किया, आज फिर दंडवत हो गए। तो लोकतंत्र के प्रति उनकी दंडात्मक व्यवस्था कहां गायब हो जाती है? लोकतंत्र के प्रति उनकी सकारात्मकता कहां गायब हो जाती है? लोकतंत्र की बात जिस संसद में करनी थी, आपको बताना चाहता हूं विजयन जी, पिछले टेन्योर में मनमोहन सिंह जी की सरकार में 10 साल का जो कार्यकाल था उसमें संसद का सत्र 85% कमीशन का सरकार था। आप नहीं बोले प्लीज, 85% कमीशन का बोले, मुझे बोले दीजिए। लेकिन प्रदीप जी मैंने क्या कहा, आपकी सारी बात सुनी जाएगी सर। मनमोहन पहले ये कहिए, मेरी बात सुनिए, पहले तो ये कहिए जी मेरी बात सुनिए। नहीं आपकी सारी बात सुनूंगा सर जी। पहले तो ये कहिए कि भाई नई संसद का स्वागत भी कांग्रेस कर रही है नहीं कर रही है? देखिए, संसद का स्वागत तो सभी लोग करेंगे, पर जिस तरीके से इसका फैसला किया गया, जिससे निर्माण की बात की गई, एक व्यक्ति फैसला करता है कि नई संसद बनेगी, ना किसी से विचार विमर्श, ना विधिवेत्ताओं, ना आर्किटेक्चरल सेटअप से सरकार के विभाग से इसकी रिपोर्ट दी गई कि इसकी आयु बाकी है। एक व्यक्ति फैसला करता है। सर मजाक कर रहे हैं क्या? किस बात पे कर रहा है फैसला? किस बात पे कर रहा है? मजाक कर रहे हैं सर। सुनिए, आपको पता है मोरारजी देसाई से बाद पी नरसिम्हा राव के दौर से यह डिमांड उठ रही है कि नई संसद होनी चाहिए। आप संसद की प्रोसीडिंग निकालिएगा। मीरा कुमार ने खुद कहा बतौर लोकसभा अध्यक्ष कि भाई नई संसद की जरूरत है और 2026 से पहले तो चाहिए थी। चर्चा क्या होगी इस पे? परिसीमन 2026 में बाकी है, तो अभी 4 साल बाकी, 3 साल बाकी है उसके। सवाल यह देश की प्राथमिकता है संसद है, उससे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, बेरोजगारी की जो आज वर्तमान समस्या है, मैं यही तो कह रहा हूं कि विरोध करते इस तरीके विषय वस्तु बदल देना, अपनी राजनीति करना, यह संभव नहीं है। मैं ये कह रहा हूं विरोध करते करते इतने आगे मत निकल जाइए कि समझ ना आए कि क्या कर रहे हैं। जमीनी जी, आप अपने स्थापना का कार्यक्रम कर रहे हैं। अगर कांग्रेस ये कहेगी, अगर कांग्रेस ये कहेगी कि संसद से पहले शिक्षा, रोजगार जरूरी, तो तो मैं भी पूछूंगा कि भाई जो कांग्रेस के नेताओं के मकान बनते हैं मत बनाइए, पहले शिक्षा और रोजगार ही दे दीजिए। दीजिए, पहले वो करिए, शिक्षा दीजिए, महंगाई को रोकिए, हर चीज की अपनी, हर चीज की सवाल इस बात का नहीं है। जो राष्ट्र की प्राथमिकता जिसपे आप चुनाव जीतकर संसद में आए हैं, उन प्राथमिकताओं को पूरा कीजिए। आप 2026 में आप ये कह रहे हैं कि देश के लिए संसद प्राथमिकता नहीं है। 2026 में देश के लिए संसद का निर्माण प्राथमिकता ही नहीं थी, तोड़ बना दिया। ऐसा क्या आपने कर लिया? और 20 महीने बना करके ऐसा क्या कर दिया? ठीक है मिथिलेश जामिनी जी, ऐसा तो नहीं है कि विरोध करते करते ऐसा ना हो कि विपक्षी उस राह पर चले जाएं जहां समझ ही ना आए कि वापस लौटना कैसे है। देखिए, ईमानदारी से यह है कि संसद लोकतंत्र की शान है और हिंदुस्तान का स्वाभिमान है। इसके ऊपर टिप्पणी करना मुझे लगता है बेमानी है। आज स्वतंत्र भारत में अगर कोई हिंदुस्तान में जन्मा जाए व्यक्ति लोकतंत्र का मंदिर का निर्माण करता है तो वो पूजनीय है। उस पर उंगली उठाना मुझे लगता है बेमानी बात। और एक हिंदुस्तान की बड़ी नामी कंपनी ने इसका निर्माण किया, टाटा ने। बिल्कुल ठीक बात। तो इसमें क्या बुराई है? कोई विदेशी कंपनी को ठेका नहीं दिया। आप पिछला इतिहास निकाल के देखिए कितने प्रोजेक्ट विदेशी कंपनियों को दिए गए। तो ये तो एक अच्छी बात है ना
इसका तो स्वागत किया जाना चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि इससे पहले की संसद में भी उन्होंने कई ऐसे बिल पास किए जो इतिहास में एक मिसाल बने हैं। धारा 370 खत्म करना, सीए और एनआरसी लाना। आप जितने भी हमारे ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं दूसरे राज्यों से, देशों से लगती है, वहां बहुत बड़ी इनफर्टिलिटी की, बहुत बड़ी इन्फर्टिलेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसको रोकने के लिए बड़ा काम किया है। तो कई काम अच्छे किए हैं। देखिए, आप विरोध करना एक प्रक्रिया है, और आजादी के 75 साल बाद भी जो शिक्षा, रोजगार, ये मूलभूत सुविधाएं जहां की तहां खड़ी है, तो हम सब दोषी हैं इसमें। कांग्रेस, बीजेपी सब दोषी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी कह रहे हैं कि सबको नहीं बुलाया, तो आज अटल बिहारी वाजपेयी की वो पंक्ति को साकार कर दिया नरेंद्र मोदी ने कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं मानूंगा, काल के कपाल पर रोज नए गीत लिखूंगा। आज नया गीत लिख दिया उन्होंने। नहीं आए मत आइए, उन्होंने वो स्थापित की, कुरान की आयतें गूंजी, गुरु नानक साहब का, गुरु ग्रंथ साहब के पाठ गूंजे। इससे बढ़िया मौका कहां हो सकता है? आप बताइए, इससे ज्यादा मौका क्या होगा? और हमारे यहां कहा जाता है कि ज्येष्ठ का जो महीना होता है वो जो बड़ी वृद्धि का सूचक होता है। आज ही आया कि अमेरिका की जो आर्थिक इकोनॉमी है वो खतरे में, वहां के लोग तनाव में, 85 लाख लोगों की नौकरियां जानी है। इस तनाव के मौसम में जहां वैश्विक मंदी की आहट हो रही है, हिंदुस्तानियों को अगर कोई नई ऊर्जा दे रहा है, नया उत्साह का संचार कर रहा है, उसका विरोध केवल इसलिए कि हमें वोट चाहिए, बड़ी बेमानी बात है। महात्मा गांधी का उन्होंने पूरा सम्मान किया है। महात्मा गांधी भी यही चाहते थे। उन्होंने जो पहला नारा दिया नरेंद्र मोदी ने, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उसको उन्होंने साबित करके दिखाया। इन रिकॉर्ड टाइम इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी, ये कोई छोटी मोटी बात है? तो लोग जो उनके मजदूर है वो कह रहे हमने रात दिन काम किया, हमारा स्वाभिमान बढ़ा। जब उन मजदूरों का स्वाभिमान बढ़ा और उन मजदूरों को जो वोट लेने वालों से अपमान हो गया, कैसी अजीब राजनीति है। उन मजदूरों के वोट से ही तो आप वहां तक पहुंचे हो। वो मजदूर कह रहे हैं हमारा स्वाभिमान बढ़ा, और जो वहां चुने गए हैं उनको केवल ये कि हमें विरोध करना है, विरोध कर रहे हैं। तो ये एक अजीब, विरोध की भी तो एक सीमा है ना भाई, एक लिमिट होती है। आप विरोध जब संसद चलता, आना चाहिए। जब संसद चलती, अब क्या उस संसद में बैठेंगे नहीं? अब तो ये हो मर्द की बात कि जो भी सांसद नहीं आए वो जीवन भर उसमें नहीं जाए, क्योंकि हम उसके उद्घाटन में नहीं गए। तब तो मर्दानगी है, और केवल हमको माहौल बनाना है। हिंदुस्तान की जनता 2 रोटी खाती है, लेकिन पहली बार हिंदुस्तान में जो संस्कृति का जो पराभव हुआ था, उसका जो उद्भव हो रहा है, उससे वो प्रसन्नचित्त है, और उस प्रसन्नचित्त का परिणाम 2024 में देखने को मिलेगा। उसको अच्छा, कैसे रोकोगे? मैं इसको राजनीतिक तौर पर आपसे समझना चाहूंगा, लेकिन जिस तरीके से सेंगोल को लोकसभा में स्थापित किया गया, लोकसभा संविधान से चलती है और सर्वधर्म से, उसमें सेकुलरिज्म है, तो क्या वाकई में जिस तरीके से स्थापित किया गया है, क्या वो उसको सेकुलर स्थिति में रख सकता है? देखिए, सबसे पहले तो जो सेकुलरिज्म की डेफिनेशन है वो सुप्रीम कोर्ट ने दे दी। पंथ निरपेक्ष होता है इसका मतलब, धर्म निरपेक्ष नहीं है। वो 1970-71 के आसपास बदल दिया गया, इसलिए पंथ निरपेक्ष। तो हर आदमी का धर्म अलग चीज है, पंथ अलग है। मैं ब्राह्मण हूं, मेरा पंथ है, तो मैं पंथ निरपेक्ष हूं। तो पंथ निरपेक्ष तो है लोकतंत्र, इसमें इसका राजतंत्र का या इससे प्रतीक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ी बदलाव किया गया। अगर कोई मुल्क की कोई आजादी का प्रतीक है, हमारा मूल संविधान था, उसके आप जो हस्तलिखित संविधान, और बताइए, ये कहा जा रहा है आजादी का प्रतीक कैसे? देखिए, आजादी का प्रतीक इसलिए कि जिस तरीके से हमारे जो न्याय प्रिय विक्रमादित्य हुए या चोल वंश के जो भी राजा हुए, उन्होंने न्याय किया। इसका मतलब आम आदमी के साथ न्याय करना ही गांधी जी का यही था कि जो गरीब को गणेश मानकर और जो सबसे पीछे पंक्ति में बैठा उसको न्याय मिलेगा, तभी असली लोकतंत्र स्थापित हो गया। तो उसकी तरफ कदम बढ़ रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे संविधान की मूल कॉपी निकालिए, उसमें भगवान राम कृष्ण उनके चित्र है, हनुमान जी का चित्र है। जब ऐसा विपरीत कालिक स्थितियां हो, तो इसमें कौन सा मोदी जी ने नई चीज कर दी? मेरे समझ में नहीं आ रही। इसको कौन सा धार्मिक रूप दिया जा रहा है? इसको क्यों बेकार में एक माहौल बनाया जा रहा है? मूल जो हस्तलिखित संविधान है उसको पढ़ लीजिए, उसमें भगवान राम का चित्र है, भगवान कृष्ण का चित्र है। जब विपरीत परिस्थितियां हो तो उसमें हनुमान जी का चित्र है। क्या आपका विपरीत परिस्थितियों में? तो ये तो हमारे हिंदुस्तान की मूल भावना है। उस मूल भावना को कोई स्थापित कर रहा है, उसका विरोध कर रहे हैं। केवल किस लिए? कि हमारे जो सोनिया गांधी जी को पसंद नहीं है, राहुल गांधी जी को पसंद नहीं है। तब उनकी पसंद को तो जनता पसंद माने जब पसंद है ना। आपको अपना वजूद बताना है तो हिंदुस्तानियों की भावनाओं के साथ मत खेलिए। आपको लोकतंत्र में जिंदा रहना है तो जो भावनाएं जिस तरफ चल रही है उसको चाहिए। अरविंद केजरीवाल दूसरी बार दिल्ली में क्यों जीते? क्योंकि उन्होंने नरेंद्र मोदी पर हमला नहीं बोला, वो समझ गए थे। आम मूल भावना, अब लोकतंत्र का सम्मान है, हर हिंदुस्तानी को अभिमान हो रहा है कि कोई हिंदुस्तान में ऐसा वीर तो पैदा हुआ जिसने ब्रिटिशर की कोई पहचान तो दूर की। इसमें क्या अपराध किया है?
नहीं, लेकिन क्योंकि आप बोल रहे हैं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, सेंट्रल विस्टा नाम है इसका। देखिए अब ये सेंट्रल विस्टा नाम किसने दिया? देखिए सेंट्रल विस्टा जो नाम है वो उसका हिंदी करेंगे तो क्या है, आप बताइए सर। उसका एकीकृत संविधान का जो स्वरूप है, एकीकृत, जहां से रेंज जाएगी, जहां से वेंस जाएगी। नहीं, सेंट्रल विस्टा नाम किसने दिया सर? देखिए नाम जिसने भी दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन सर, नाम का ही तो खेल है सारा। देखिए वरना तो राजपथ और कर्तव्य पथ का अंतर ही नहीं। सेंट्रल विस्टा जो नाम दिया है, जोन और आपका, देखिए सेंट्रल विस्टा जो नाम दिया है, एक इंटरनेशनल देश का जो इमेज है उसके हिसाब से दिया गया है। पूरे वर्ल्ड में जो नाम है, पूरे वर्ल्ड में इंग्लिश सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है, तो हर आदमी को मैसेज जाए, एक इंटरनेशनल मैसेज भी देना है। हिंदुस्तानी मैसेज तो उन्होंने दे दिया, जो तमाम धर्मों के धर्म गुरुओं को बुला के कुरान की आयतें गुंजवा के, धर्म ग्रंथ गुंजवा के मैसेज दे दिया। लेकिन वर्ल्ड में क्या नाम जाए, जैसे व्हाइट हाउस है वैसा सेंट्रल विस्टा है, तो पूरे वर्ल्ड में भी तो चाहिए, क्योंकि अब भारत विश्व गुरु बनने का सपना देख रहा है, और विश्व गुरु सपना बनने के लिए आपको नाम देना पड़ेगा। सर, अगर हिंदी में नाम होता तो क्या वैश्विक पहचान नहीं होती? देखिए नाम होता, लेकिन आम आदमी को एक, आजकल हिंदुस्तान में भी इंग्लिश बढ़ गई है, अशोक गहलोत जी ने भी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल दी है, महात्मा गांधी स्कूल खोल दी है, तो ऐसा नहीं है। देखिए तर्क तो आप कहीं तक ले जाएंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जिस दौर में पुराने नामों को बदला जा रहा है, अंग्रेजी के नामों को बदला जा रहा है, उर्दू के नामों को बदला जा रहा है जी, वहां एक अंग्रेजी का नाम ले आना, हालांकि हमें इस फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम तो संसद देख रहे हैं, और संसद के अंदर जो संविधान के जरिए जो कानून बनेंगे वो हमारे लिए होंगे जी। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि क्या ये नाम नहीं हो सकता था कुछ? देखिए नाम और भी हो सकता था, लेकिन इतना बड़ा फैसला आप लेने जा रहे हो, इतनी बड़ी भवन निर्माण किया है, इतना बड़ा काम किया, इतने लोगों को रोजगार दिया है, और विविधता में आप घूम रहे हैं मिथिलेश जी आज जी, क्योंकि नाम पहले आता है। देखिए आप घूम रहे हैं जी जी, बच्चे का भी पहले नामकरण होता है, फिर तय किया जाता है कि उसका भविष्य कैसे बनाना है जी। ठीक है, सुरेश गर्ग जी जरा बताइए, ये सेंट्रल विस्टा क्या है? देख, सेंट्रल विस्टा एक्चुअली में क्या है, अभी सरकारी कार्यालय दिल्ली के अंदर अलग अलग जगह फैले हुए हैं, उन सब कार्यालयों को एक जगह विस्टा का मतलब क्या सर? वो तो सब समझ गए, तो आपके मंत्री भी वहीं होंगे, ब्यूरोक्रेट्स भी वहीं होंगे, प्रधानमंत्री भी वहीं होंगे। एक जगह कार्यालय को एक जगह इकट्ठा करना और एक जगह कार्यालय को बनाना। आज आपको देखकर आश्चर्य होगा नहीं, सेंट्रल विस्टा की किराए खोज पे किसने बिल्डिंगें की? चल रही है, करोड़ों रुपए किराए पे दिए जा रहे हैं। अरे सर, बातों से करोड़ों रुपए के किराए की बचत कर रहे हैं, तो उसमें तकलीफ क्या है? सुरेश गर्ग जी, भाई जब आप एक नाम को बदलकर दूसरा नाम रखते हैं तो उसके पीछे का इतिहास बताते हैं ना? क्या सेंट्रल विस्टा बताते हैं या नहीं बताते हैं? नहीं तो सेंट्रल विस्टा नाम रखा, सेंट्रल विस्टा यही है कि एक जगह सब कार्यालय को इकट्ठा करना। किसने दिया नाम? सरकार ने रखा, सरकार ने तय किया, सेंट्रल विस्टा नाम रखा, सरकार ने तय किया, तो उसमें कहां दिक्कत है? सेंट्रल विस्टा नाम दिया है, अभी सिर्फ संसद भवन का निर्माण हुआ, अभी और भी कार्यालय वहां पे बनने हैं। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के प्रवक्ता ये बोल रहे हैं कि साहब हमें बुलाया नहीं। अरे भाई, हमने तो हाथ जोड़ के निवेदन किया कि पधारो साहब, संसद भवन के इनॉग्रेशन में पधारो, क्यों नहीं आ रहे हो? छोड़िए, केवल आप अपनी। ठीक है सुरेश गर्ग जी, इसको खोजिएगा कि सेंट्रल विस्टा नाम कहां से आया। पंडित अनीश व्यास जी, सर आज के दिन को जरा बताइए कि आज जिस मुहूर्त के साथ ये लोकार्पण किया गया है, उस मुहूर्त की खासियत क्या? और मुझे तो खैर यही बहुत अच्छी खासियत लग रही है कि भाई 3-3:30 बजे से मेघ गरजने शुरू हुए, फिर बारिश शुरू हुई, और जैसे ही फिर सुबह का सूर्य निकलने का वक्त हुआ तो सब शांत और एक मीठी ठंड के बीच में ये लोकार्पण हुआ है। लेकिन फिर भी आपसे जानना चाहूंगा वो क्या पल रहा और उस पल की खासियत क्या जब ये लोकार्पण हुआ? देखिए, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, भारतीय जनता के लिए भी है, संसद के लिए भी है, लेकिन अगर हम मुहूर्त की बात करें तो आज धूमावती देवी जयंती है और दुर्गाष्टमी भी है। मां के कई रूप है, लेकिन धूमावती देवी जो है वह शौर्य की प्रतीक मानी जाती है, खुशहाली की प्रतीक मानी जाती है। और अभी 9 बजे से लाभ और अमृत का चौगड़िया स्टार्ट हो गया है, और जिस समय यह मुहूर्त सुबह से चल रहा है, मंत्रोच्चार चल रहे हैं, उस समय आप देखिए आज रविवार है, और रविवार होने की वजह से 2 चीज बहुत जरूरी होती है। रविवार भगवान सूर्य का भी दिन माना जाता है और भगवान भैरव जी का भी दिन माना जाता है। भैरव जी भगवान शिव के रुद्र अवतार में हैं और दक्षिण के देवता माने जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भगवान शिव ने जब इस संसार की रचना की थी तब उन्होंने कई चीजें हमारे साथ शामिल की थी, और आप देखिए जो आज नई संसद बनी है उसके 3 द्वार है, ज्ञान,
शक्ति और कर्म। आप इन नामों के महत्व को समझिए कि आपको ज्ञान भी वहां से मिल रहा है, आपको कर्म भी करना है और आपको शक्ति भी यहीं से मिल रही है जी। कि आप जनता की अच्छी तरह से सेवा करें, आप उनकी कसौटियों पर खरा उतरें। धर्म के किसी भी प्रतीक को रखकर अगर आप पूजा करते हैं तो आपको मोक्ष मिलता है, आपको आगे बहुत अच्छी तरक्की मिलती है। तो आप यहां देखिए कि जो आज का मुहूर्त चुना है 28/5/2023, अगर आप इसकी जोड़ करेंगे तो 56 संख्या आती है। और ये 56 संख्या अंक शास्त्र में और ज्योतिष के शास्त्र में बड़ा महत्व रखती है। 5 और 6 अगर जोड़ते हैं तो 11 अंक होते हैं। 11 यानी एक अंक, और एक अंक होता है अंक गणित में सूर्य का। ये जो आज का दिन चुना गया है, या ज्योतिष के हिसाब से इसको देखें तो आज का दिन बहुत अति उत्तम है। और पंचांग के हिसाब से भी आज का दिन स्वार्थ सिद्ध योग में ये मुहूर्त हुआ है। तो हर कार्य बहुत अच्छे से संपन्न होगा और आज का दिन इतिहास में लिखा जाएगा, क्योंकि जो सिद्धि योग है ये अपने आप में सबसे बड़ा योग माना जाता है। ठीक है सर, आपने ज्योतिष के हिसाब से तो बता दिया, लेकिन वास्तु के हिसाब से भी जरा समझ लेते हैं। हमारे साथ सिंसियर आर्किटेक्ट्स के सीएमडी अनूप भरतिया जी जुड़ गए हैं। इनको मॉडर्न इंडिया के वास्तुकार के तौर पर भी आप देख सकते हैं, क्योंकि जो इमारतें इन्होंने बनाई उसका राजस्थान तो गवाह है ही, दुनिया भी गवाह है। सर, फर्स्ट इंडिया पर आपका स्वागत है, गुड मॉर्निंग। सर, इमारत के बारे में जरा बताइए, उसकी वास्तुकला के बारे में बताइए, और जो इमारत बनी है और 3 द्वार के साथ बनी है, इसमें इतिहास, संस्कृति, सभ्यता और उसके साथ साथ मॉडर्नाइजेशन का जो समावेश किया गया है वो किस तरीके का है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा आर्किटेक्ट मिस्टर पटेल को, उनकी टीम को, इंजीनियर्स को और जितने भी मजदूरों ने वहाँ काम किया है कि बहुत ही रिकॉर्ड समय में इतना बड़ा निर्माण उन्होंने संपूर्ण किया। और ये अच्छी बात है, 2.5 साल के अंतराल में इस पूरी बिल्डिंग का निर्माण हो गया, ये भी एक अपने आप में रिकॉर्ड है। जो आपने आर्किटेक्चर की बात कही, उसमें सबसे पहले मैं 2-3 चीज़ का पक्षधर भी हूँ और 2-3 चीज़ डिबेट के रूप में भी हैं। पहली चीज़ तो ये कि उन्होंने पुराने पार्लियामेंट के पास इसको स्थापित किया, उसी लैंड पे साथ में, जिससे पुराने पार्लियामेंट की जो भावनाएं हैं वो हमेशा जीवित रहेंगी और इसके साथ चलती रहेंगी। लेकिन क्योंकि इसके जो कैपेसिटी है वो आने वाले समय के लिए बहुत ज़रूरी थी, इसलिए बड़े हॉलों का निर्माण होना भी ज़रूरी था। तो पुराने पार्लियामेंट के साथ में उसी भावना को लेते हुए इस बिल्डिंग का निर्माण किया गया, ये अच्छी बात है। एक ट्रायंगुलर शेप में इस बिल्डिंग को उन्होंने डिज़ाइन किया और जो उसके एजेस हैं उसको ट्रंकेट किया, जिस पे 3 द्वारों की आप बात बता रहे हैं। एक्चुअली इट टेक्स अ फॉर्म ऑफ ए कट डायमंड शेप। तो जो हमारा रिंग शेप पार्लियामेंट है उसके ऊपर एक कट डायमंड शेप की बिल्डिंग लगाई गई है, विच इज़ वेरी गुड। और एक और मैं तारीफ की बात यह है कि इसमें जो ल्यूटन दिल्ली का, जो एडविन ल्यूटन बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे और उन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया भारतीय आर्किटेक्चर में, उस सेंट्रल विस्टा का जो स्वरूप है उसको बिना खराब किए गए इतना बड़ा निर्माण कर लेना, ये भी एक उपलब्धि है। और इसमें जो हाइट का कंट्रोल रखा उन्होंने, उसी बिल्डिंग हाइट से ऊपर नहीं गए, जो सेंट्रल विस्टा का लुक है उसको बरकरार रखा। तो ये सब बातें आर्किटेक्ट पटेल ने अच्छे से की, तो मैं उनकी इस बात में तारीफ करता हूँ जी। और जिस तरीके का अंदर मटेरियल देखने को मिल रहा है विजुअल्स में, क्योंकि किसी ने अभी जाके देखा नहीं है, लेकिन जो फोटोग्राफ्स में देखने को मिल रहा है और जो बातें बताई जा रही हैं, उससे भारतीय मटेरियल का जिस तरह से उपयोग हुआ, चाहे अपने राजस्थान से देखिए आप, सैंडस्टोन का उपयोग हुआ है, मार्बल का उपयोग हुआ है, नॉर्थ ईस्ट से वुडन फ्लोरिंग का उपयोग हुआ है, मेरठ से कारपेट का उपयोग हुआ है, साउथ इंडिया से बहुत सी चीज़ें आई हैं। तो पूरे देश के अलग अलग प्रांतों से जिस तरीके से मटेरियल्स को यूज़ किया गया इस बिल्डिंग में,
अच्छी बात है। और जो सिंबॉलिज्म यूज किया इसमें, जैसे मोर के हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, उसकी कलात्मकता को प्रदर्शित करते हुए हमने जो डिजाइन्स देखे, चाहे कारपेट में हो चाहे फॉल्स रूफिंग में हो, उसको यूज किया। तो ये भारतीय संस्कृति का समावेश भी है। और आधुनिकता की जो आपने बात कही, देखिए अब हम एक इलेक्ट्रॉनिक युग में जीते हैं, और मैं हमेशा कहता हूं बिल्डिंग्स सिर्फ पत्थर और सीमेंट नहीं होती, बिल्डिंग्स अपने आप में एक मशीन होती हैं। और आज के ज़माने में आधुनिक तकनीक का बिल्डिंग में उपयोग होना, चाहे वो एयर कंडीशनिंग हो, लाइटिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक डेटा ट्रांसफ़र हो, आजकल कंप्यूटर कंट्रोल बिल्डिंग्स हैं, तो वो सारी सुविधाएं इसमें डिज़ाइन की गई और बनाया गया। इससे जो बिल्डिंग का संचालन होता है वो बहुत ही उसको बहुत सहयोग मिलता है, और इससे मैं मानता हूं कि पार्लियामेंट फंक्शन की इफिशिएंसी भी बढ़ेगी और लोगों को सुविधा से अच्छे कार्य करने का मौका मिलेगा। जी, लेकिन आपने इसके साथ दूसरा पहलू भी बताया था सर, कि कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनको डिबेट किया जा सकता है, तो जरा वो बिंदु बताइए सर, क्या है? देखिए, थोड़ा सा हर डिजाइनर का एक अपना ओपिनियन होता है। दैट डज नॉट रिड्यूस द एफर्ट ऑफ द डिजाइनर हु हैज डन इट, ही हैज डन ए वंडरफुल जॉब। लेकिन हाँ, जो एक बाहर का स्वरूप है, उसके जितने भी मैं विजुअल्स देख रहा हूँ, वो एक आपने कुछ दिन पहले इसमें जो वो हमारा जो अशोक स्तंभ के जो 4 लायन स्कल्पचर है, उसको हो सकता था अगर कहीं बेटर प्लेस किया जाता, जो एक ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसको मिलती। और जो एक स्ट्रेट लाइन आर्किटेक्चर दिया है, उसमें थोड़ा सा उसका जो एक रोड साइड व्यू है उसको और इंस्पायरिंग बनाया जा सकता था। बट स्टिल पटेल साहब ने बहुत अच्छा काम किया है और इतने रिकॉर्ड समय में काम किया है, और उनका आर्किटेक्चर स्ट्रेट लाइन आर्किटेक्चर का एक उदाहरण है। और मैं मानता हूँ ये बिल्डिंग भी जैसे जैसे इसमें कार्य होगा, ये भी एक ऐतिहासिक बिल्डिंग का स्वरूप ले लेगी। अगर अनूप जी को सिग्नेचर करना होता तो इस बिल्डिंग का सिग्नेचर क्या होता? इस बिल्डिंग का सिग्नेचर तो देखिए, बहुआयामी कैरेक्टर है इस बिल्डिंग का, और होना भी चाहिए था। लेकिन अगर पार्लियामेंट बिल्डिंग का मुझे एक हमेशा थोड़ा सा प्लान को देख के लगा कि यहाँ एक बढ़िया सेंट्रल हॉल और बनाया जाता, जो सिर्फ राज्यसभा और लोकसभा तक सीमित रहा। एक सेंट्रल हॉल और इसमें इंक्लूड करना चाहिए था जी। तो हो सकता है वो शायद एक डोमिनेंट स्ट्रक्चर बन के आता और एक इम्पोजिंग जो फील होती जहाँ पे वो किया जाता, तो उसमें एक बड़ा डोम वगैरह का स्थापना करनी चाहिए थी ऐसा। लेकिन ये एक हर आर्किटेक्ट जो कागज पे पेंसिल चलाएगा वो अपने स्वरूप से सोचेगा, और हर एक के स्वरूप में कुछ अच्छी बातें होती हैं। तो ये मैं नहीं कह सकता, बट मैं इस समय सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेट कर सकता हूं पटेल साहब को कि बहुत अच्छा काम किया है। बिल्कुल सर। और एक अंतिम सवाल सर, क्योंकि आपने कहा कि भाई इमारतें सिर्फ चूना पत्थर की नहीं होती हैं, वो दरअसल एक मशीन होती हैं। मैं मानता हूं कि सर इमारत मशीन से भी आगे एक इंसान ही होती है, क्योंकि जो उसके अंदर संस्कृति समाई होती है वो खुद को बता रही होती है और वो अपने संदेश को आगे पहुंचा भी रही होती है। तो क्या वाकई में जो इमारत बनी है वो हिंदुस्तान के इतिहास के पन्नों को वर्तमान में जीते हुए भविष्य की रूपरेखा को आगे पहुंचाने का काम कर रही है? और इमारतों का जीवंत होना जरूरी है। बहुत अच्छी बात कही आपने। और मेरे ही एक आर्टिकल में एवरी ऑब्जेक्ट हैज ए लैंग्वेज करके एक पेपर छपा था जी। और उसमें इस बात की चर्चा भी हुई थी कि इमारत आपसे बातचीत करती है, वो क्या फंक्शन कर रही है वो बताती है, उसका स्वरूप क्या है, उसके अंदर भावना क्या है, वो अपने आप से क्या कहना चाह रही है वो बोलती है। और ये अभी एक हम इसको एक आर्किटेक्चरल चीज की तरह से देख रहे हैं जी। लेकिन जब इसमें संसद की कार्रवाई शुरू होगी तब इसमें उस भाव का एक आत्मा बैठेगी। और जब भी आप इसका जो एक हॉल का इम्पोजिंग लुक है, जो एक बड़ा लुक हॉल का दिया गया है, उसमें जब ये कार्रवाई के विजुअल सामने आएंगे, जब आगे लोकसभा राज्यसभा का संचालन होगा, तब आप देखेंगे इसमें वो भाव धीरे धीरे स्थापित होगा।
लेकिन आज ठीक की है। तारीख में मैं ये कह सकता हूं कि उस भावना में ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालकर हमसे बातचीत करने के लिए। बड़ी देश जश्न में है, नई संसद देश को समर्पित हुई, वो संसद जो आजादी के बाद नए हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के द्वारा हिंदुस्तान के लिए बनाई गई। लेकिन क्या वाकई में विपक्षी पार्टियां विरोध करते करते सीमाओं को लांघ रही है? आरजेडी ने जो ट्वीट किया उसके बाद यह सवाल उठ रहा है। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जिस तरीके से आरजेडी ने नई संसद की तुलना ताबूत से की है वो यकीनन शर्मनाक है। आरजेडी ने लिखा यह क्या है, इस तरह देखिए, नई संसद का फोटो और साथ में ताबूत का फोटो। जनता की भावनाओं से क्या वाकई में खिलवाड़ करने की कोशिश की गई? और क्या वाकई में विरोध करते करते देश का विरोध हो सकता है? क्या वाकई में विरोध करते करते लोकतंत्र के मंदिर का विरोध हो सकता है? किसी एक व्यक्ति का विरोध हो सकता है, एक पार्टी का विरोध भी हो सकता है, लेकिन यह संसद ना किसी व्यक्ति की ना किसी पार्टी की, यह संसद हिंदुस्तान की है, यह संसद देश की है। और क्या इस संसद का विरोध करते करते देश हिंदुस्तान का ही विरोध आरजेडी ने कर दिया है, अपमान कर दिया है? मिथिलेश जामिनी जी हमारे साथ बने हुए हैं। मिथिलेश जामिनी जी, हालांकि मुझे इस पर टिप्पणी लेना भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपसे बात करूं तो क्या करूं, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर मेरी व्यक्तिगत राय है कि ये एक तरीके से मानसिक दिवालियापन है जिस तरीका का ट्वीट किया गया। आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से लोकतंत्र में अपनी बात कहने का हक सबको है, लेकिन इस तरीके से अपनी जो मर्यादा है, गरिमा है, उनको गिराते हुए, जनभावनाओं को कुचलते हुए महज वोटों के लिए कुछ भी लिख देना, ये जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 19(1) में जो आज़ादी दी है उसका अभिव्यक्ति की आज़ादी का सीधा मखौल है और ऐसा काम नहीं करना चाहिए। कांग्रेस ने भी आज ऐसा ही कुछ किया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि आज का दिन इसलिए चुना है कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की देह आज ही पंचतत्व में विलीन हुई थी, तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया था। ये जो तमाम चीजें हैं ये हमें बताती है कि हम वोटों के लिए कितने गिर गए हैं। जब भी कोई अच्छा काम हो उसमें कमियां बताइए, वो तो ठीक है, लेकिन इस स्तर पर बताइए कि जिससे विश्व स्तर पर जब भारत की एक नई पहचान बन रही है, दुनिया की अर्थव्यवस्था भरभरा के गिरने की ओर है, ऐसे दौर में कोई एक नया ऊर्जा का काम कर रहा है, उसे हम गिराने का काम कर रहे हैं, तो ये बड़ी शर्मनाक स्थितियां हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, इसका उल्टा भी हो सकता था, वो ये कह सकते थे कि भाई पंडित नेहरू की बिल्कुल जो, लेकिन ये भी हो सकता है कि पंचतत्व में विलीन हुई और उन पंचतत्वों से बीजेपी आज ये भी कह सकती है हमने प्रथम प्रधानमंत्री की जो अंतिम शव यात्रा, अंतिम दिन था, उसको यादगार बना दिया। ये भी तो हो सकता है। बिल्कुल, आप सोचने का नजरिया है, आप उसे यूं सोच लीजिए, यूं सोच लीजिए, कौन रोक रहा है आप? लेकिन आप जो नकारात्मकता वोटों के खातिर देश में परोस रहे हैं, उस नकारात्मकता का नुकसान आपको ही हो रहा है। इसीलिए आप दो बार से सत्ता में बाहर हो, क्योंकि जनता सब समझती है। मिथिलेश जी, भाई एक व्यक्ति का विरोध कीजिए, खुलकर कीजिए, कोई समस्या नहीं। पार्टी का विरोध कीजिए, खुलकर कीजिए। आप तो संस्था का विरोध कर रहे हैं, आप तो अब ये संस्था कोई किसी पार्टी की थोड़ी ना है। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि तमाम धर्मों का पालन किया गया है और हमारा देश पंथ निरपेक्ष है, न कि धर्म निरपेक्ष। और पंथ हर कास्ट पंथ है, हर कास्ट का नहीं रखा जा सकता। जो उन्होंने किया है, सिख धर्म तमाम धर्मों का आदर किया है और इससे ज्यादा आज का दिन नहीं हो सकता। आप देखिए कि उन्होंने कई ऐसे फैसला, जलीकट्टू वाला मामला था नहीं, लेकिन इस हिसाब से तो फिर आप संविधान को भी मत मानिए कि वो पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष है। उसमें हनुमान जी मिल जाएंगे, प्रभु श्री राम मिल जाएंगे। और इस देश का मूल यह है, जो खुद मुसलमान जो धर्मगुरु वो भी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की मूल आत्मा में यही है। राम मंदिर का फैसला हुआ किस आधार पर हुआ? आप इन चीजों को केवल वोटों के लिए तोड़ना चाहते हैं कि आप तो 4% वोट हम कर्नाटक में लेके जीत गए, उस खेल को सब जगह चला देंगे। एक गोली हर दवाई में नहीं चलती है। ठीक है, प्रदीप जी जवाब दीजिए सर। आप पहले तो ये बताइए, आरजेडी ने जो ट्वीट किया है आप उसके समर्थन में हैं या नहीं? देखिए, सवाल वो आपके साथ खड़ी है। मैं आरजेडी का ठेकेदार नहीं हूं, मैं अपनी पार्टी का प्रवक्ता और अपनी पार्टी की बात करता हूं। आप ही अगुवाई कर रहे हैं, आप ही अगुवाई कर रहे हैं। बात सुनिए, सवाल इस बात का है, जिस बात को लेकर चर्चा हो रही है, लोकतंत्र की बात हो रही है, लोकतंत्र में की संस्था की बात हो रही है, तो लोकतंत्र के सम्मान की बात नहीं करते हुए अभी प्रधानमंत्री जी ने आज संसद में उस सैलों को दंडवत प्रणाम किया है। सवाल यह कि ये चलो 5 दिन से जो चर्चा में आया है, आखिर इसका अस्तित्व 5 दिन में क्यों आया और इसकी वजह क्या है? इस मामले में अगर धर्म की बात है तो दक्षिण भारत के इस
इस बात को वो दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, उसको चर्चा में ला रहे हैं, उसको स्थापित कर रहे हैं। इसकी मजबूरी क्या है? क्योंकि कर्नाटक में चुनाव हारे हैं। अच्छा, प्रदीप दक्षिण में इनका, सुनिए सर, मेरी बात सुनिए सर, गलत तथ्य नहीं। दक्षिण भारत में भाजपा का सुपर साफ हो गया है। गलत तथ्य नहीं प्रदीप जी, गलत तथ्य नहीं। धर्मांधता की बात उन्होंने जो दंडवत प्रणाम किया है, प्रदीप जी मेरी बात सुनिए सर, गलत तथ्य नहीं सर। और आज उन्होंने उस सैलोन को प्रणाम किया है। सर, इस बात का सैलोन को द्योतक है कि जी। वे वोटों की राजनीति करने के लिए संसद का इस आज जो उद्घाटन हुआ उसमें उसका उपयोग कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, क्या उन्होंने लोगों से मैं राय ली? आपसे पूछता हूं क्या सर। उन्होंने संसद में अरे बात सर की? सुनिए ना, अन्य दलों से प्रदीप जी, चर्चा की? दो वो चीजें सारे क्लियर है। एजेंडा अपने खुद तय करते हैं। दो और चीजें तय क्लियर करने है के सर। बाद जी। वो न बात करते हैं न चर्चा करते हैं। इसका जी। फैसला देश का ये प्रधानमंत्री दर्द सही व्यक्तित्व आपका। कर लेता है। ये दर्द संसद माना में जा फैसला सकता है कि भाई वो सर्वोच्च पूछते ही नहीं है। खत्म किया मोदी जी ने। ये समस्या क्या कारण है उनका। लेकिन मैं और आपसे दो सुनिए, सवाल कर रहा हूं और प्रदीप जी। भैया जी मेरी सर, बात सुनिए। कितना? नहीं आप मुझे नहीं, बोलने आप दीजिए, मेरी बात- गलत मेरी बात बोलेंगे, मैं बोलने दीजिए टोकूंगा मुझे। सर। मेरी पहली बात बात मुझे तो रखने ये दीजिए। कि उन्होंने आपने मुझे संगोल को बुलाया, तो मुझे मेरी दंडवत बात रखने प्रणाम दीजिए। नहीं किया। मैं आपसे एक बात उन्होंने कहना चाहता देश हूं। की नई आप संसद मेरी एक को बात दंडवत सुनिए। प्रणाम किया है। धीरेन्द्र जी मुझे नहीं, बात नहीं, सुनिए, मैं- मेरी बात सर, सुनिए। पहले मैं कंफ्यूजन दूर करूंगा। रखने दीजिए। नहीं, आपने नहीं। मुझे आमंत्रित किया, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। झूठ बोलने के लिए थोड़ी ना किया है सर। बोलूंगा, मैं तथ्य की बात कर रहा हूं। इस झूठ देश बोलने के में- लिए थोड़ी ना आमंत्रित सुनिए, किया है इस सर। देश में मनमोहन सिंह की सरकार 10 साल चली। 10 साल में एवरेज प्रतिवर्ष 135 से 150 दिन संसद सत्र आउट हुआ जी। पिछले 9 सालों में इस मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है जी। इसमें मात्र 60 दिनों से कम से भी 17 अवसान हुआ है। आप करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं बिल्डिंग पर, लेकिन लोकतंत्र में ना तो आप बहस कर रहे हैं, ना लोकतंत्र में संसद का उपयोग कर रहे हैं, ना आप चर्चा कर रहे हैं। आप अध्यादेश सरकार चला रहे हैं, तो फिर बिल्डिंग बनाई किस लिए गई है? अच्छा, ये बताइए, मार्शल- बिल्डिंग बनाई किस लिए अच्छा, गई है? दो- मुझे बताइए। अब बता रहा हूं ना सर। लोकतंत्र में बहस नहीं हो सकती, सुनिए ना। चर्चा नहीं हो सकती, अध्यादेश जी। से सरकार चली थी, उसकी जरूरत ही नहीं थी। ठीक है। आप अपने ऑफिस से काम ठीक है, चलाते, ठीक। अध्यादेश जब देना ही है आपको, तो अध्यादेश के संसद की कोई जरूरत नहीं थी। आपने क्यों बनाई और किस बात में बनाई? आपने फैसले किए, आपकी कारण यह था कि आपने पार्लियामेंट एनेक्सी में राजीव गांधी जी की वो शिलालेख लगी है लाइब्रेरी में, इनका सॉरी दूसरे चलिए, गुस्सा प्रधानमंत्री- तो थोड़ा सा शांत हुआ और कम सुनिए, से नहीं कम। सुनिए, और जी। सोनिया गांधी के शिला लगा है। मोदी जी से बर्दाश्त नहीं हो रहा कि सोनिया जी, राहुल जी और उनकी फोटो, इंदिरा जी की फोटो जो वापस शिला लगे हुए हैं, उनसे उनको चिढ़ गए, तो उन्होंने नया अच्छा, भवन का कांग्रेस से दिया। भी बर्दाश्त हो अरे रहा है भाई, कि वो नहीं आपको हो रहा है। पसंद नहीं है, आप देश छोड़ दो, जी। आप मोहल्ला छोड़ दीजिए, पार्टी छोड़ देश दीजिए। छोड़ दो। सवाल इस बात का क्या है? देश को छोड़ दे भाई। आप जिनसे हिंदुस्तान की नफरत जनता करते देश हैं, क्यों नफरत छोड़ की राजनीति आप करते हैं। हिंदुस्तान की आपने जनता सिर्फ क्यों इस देश संसद छोड़ को दे? बिठाने के लिए अपना केवल आपके पास गांधी परिवार के अलावा कुछ है क्या लिए? अरे किस लिए, किस प्राथमिकता पर? इस अरे देश में चतुर्वेदी शिक्षा, जी, आपके पास स्वास्थ्य, में महंगाई, केवल- बेरोजगारी, अच्छा, बोलने ये दीजिए, है, भाई, वो गांधी बात परिवार पहुंचेंगे, के अलावा यहाँ तो कुछ है बोलने क्या? दीजिए कम से जिसकी कम आज उनको। आवश्यकता है, जिस पर चुनाव लड़े, जी। गांधी उसकी तो बात परिवार नहीं के करते अलावा- हैं। अरे आप गांधी बिल्डिंग परिवार से उद्घाटन बाहर कर रहे हैं। निकलो। 2026 में जरूरत है उसका। अरे प्रदीप जी, गांधी उद्घाटन कर परिवार रहे से हैं। बाहर निकलो अब उद्घाटन तो। कर रहे हैं। देश अच्छा, मुझे बहुत बताइए, विकास प्रदीप कर रहा है, जी। गांधी परिवार से बाहर निकलो आप। विधानसभा चुनाव जो 5 राज्यों में होने वाले हैं, उससे जी पहले साहब, आप चुनाव गांधी कराना परिवार चाहते से हैं। बाहर लेकिन निकलो। बात का धोता क्या है? गांधी मोदी परिवार अच्छा, से बाहर प्रदीप जी, अब तो निकलो, रुक जाइए सर। बताओ, जनता की समस्याओं को प्रदीप जी, अब तो रुक जाइए सर। परेशान हो रही है आप ये लोगों उनकी से। नियत में हमें ठीक शंका है है कि वो प्रदीप जी, चुनाव कराना चाहते हैं। ठीक है, अब तो रुक जाइए सर। वो 2 ढाई 3 मिनट की सुनिए, क्लिप मैं बन गई तो होगी मुझे नहीं बोलने देंगे, जिसमें मैं नहीं नहीं टोका बोलूंगा। गया, वो बन गई होगी। अब मेरी बात सुनिए, पहली बात तो उन्होंने संगोल को दंडवत प्रणाम नहीं किया, उन्होंने संसद को दंडवत प्रणाम किया। मैं अपने दर्शकों के लिए फैक्ट कर रहा हूं, आप बोलते रहिए। सेंगोल की तरफ हाथ जोड़ते सुनिए उन्होंने मेरी बात, प्रणाम सुनिए किया। दूसरी- आप दूसरी चेक चीज कीजिए। सुनिए सर, दूसरी चीज, संगोल पर नंदी जी विराजमान है। अब मुझे नहीं पता कि आप नंदी जी को प्रणाम करते हैं नहीं करते, लेकिन मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में जो भी सनातन को मानता है, जो भी मंदिर जाता है, वो नंदी जी को प्रणाम करता है। हम भी करते हैं सर। तो अगर उन्होंने नंदी जी को प्रणाम किया तो गलत क्या? अब आते हैं तीसरी बात पर। अब तीसरी बात पर आते हैं सर। पीवी नरसिम्हा राव बीजेपी के मुख्य प्रधानमंत्री थे, बीजेपी के थे सर। क्यों मैं पूछ रहा हूं, नहीं, आप बताइए ना। मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरा संदर्भ ये है, मेरा संदर्भ ये है कि पीवी नरसिम्हा राव के टाइम से, वो प्रधानमंत्री किसके थे? सर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पीवी नरसिम्हा राव के टाइम से नई संसद की मांग उठ रही है। मीरा कुमार किसकी सरकार में लोकसभा अध्यक्ष थी? चर्चाएं होती थी। अरे सर, उन्होंने लीड प्रूफ दे दिया, यही तो समस्या है। लेकिन आप लोगों ने केवल चर्चा ही तो की है। आप ये चाहते थे लोगों ने कि केवल 26 तक चर्चा ही चर्चाएं करते थे हो बस। साहब। मुझे बताइए, अरे 5 प्रदीप आप जी, ये आप चाहते लोग थे, केवल चर्चा ही करते थे, पैसे खा जाते थे, पैसे खा जाते थे आप लोग। अब हमने उन चीजों को रोका है, हम काम करके दे रहे हैं। 28 महीने के अंदर संसद बन के आ गई है, इसके बाद में तकलीफ हो रही है आपको। एक लाइन है, एक वाक्य है कि काम की फिक्र कर और फिक्र से ज्यादा जिक्र कर। एक लाइन है ये। अब समस्या प्रदीप जी की यह कह रहे हैं कि भाई फिक्र भी करते, जिक्र भी करते, काम क्यों कर दिया?
देखिए नहीं, निश्चित मेरा तात्पर्य ये नहीं है विजन जी। सर तो 26 नहीं से आए तो क्या 28 अचानक से बनती से है? पहले ही प्राथमिकताएं मौजूद हैं। 2026 शिक्षा, से स्वास्थ्य, बन के आगे बेरोजगारी, आपको महंगाई, हो रहा है। आज वर्तमान आज समस्याएं आपके हैं भ्रष्टाचार को रोक दिया, आपकी किराए की बिल्डिंगें चल रही थी उनको रोक दिया तो उसमें आपको तकलीफ हो रही है। करोड़ों रुपए किराए पे जो जा रहे हैं उसको रोक दिया तो आपको तकलीफ हो रही है। करोड़ों रुपए किराए पे बिल्डिंगें चल रही है उनको रोकने की कोशिश की है। पता नहीं क्यों कांग्रेस को दर्द हो रहा है। करते आप संविधान दिवस पर उद्घाटन करते सर, हैं, कांग्रेस- सब स्वागत करते हैं। आपने प्रदीप जी। वीर सावरकर की जयंती को चुना। अच्छा अभी ये अच्छा आपकी ये एक मानसिकता नया फैक्ट द्योतक आ है गया। कि आप धर्मांता ये में अच्छा फैक्ट आ देश को बरकरार गया। हैं। आप एक तरफ कह रहे हैं कि भाई जिस दिन पंडित जी की अस्थियां विसर्जित हुई पंचतत्व में उस दिन कर दिया, अब आप आ गए हैं कि वीर सावरकर की जयंती पर कर दिया। मैं ये कह रहा हूं कि पंडित जी तो हमारे साथ उनका मौजूद चुनने हैं, कारण तो वो वही ये है। कह रहे हैं कि भाई शुभ मुहूर्त चुनने कारण है तो इसलिए यही कर है। दिया। आज 28 तारीख को वीर सावरकर की जयंती पर उन्होंने क्यों चुना? वो कह रहे हैं कि मैं शुभ कह रहा हूं, मुहूर्त है इसलिए कर संविधान दिया। दिवस 26 नवंबर को होता है, उस दिन क्यों नहीं किया? क्या जल्दी थी मोदी जी को करने की? क्या- और क्या सवाल, सर, क्या? संविधान मतलब दिवस आपसे 26 नवंबर पूछ को के करें, आता जो भी है, काम आप करें। उस दिन करते हैं। इसकी आपके आवश्यकता नेता आपको तो थी, अमेरिका क्योंकि चले गए, विधानसभा रोको के चुनाव उनको। नवंबर में होने हैं, उससे पहले आप चाहते थे कि ये क्रेडिट आपको मिले। आपकी राजनीति है, आप सब काम राजनीति प्रेस से करते हैं और आपने इसीलिए संविधान दिवस को इग्नोर कर ठीक है। विधानसभा चुनाव से मिथिलेश पहले जामिनी इसका लाभ जी, लेने की एक और कोशिश की है। कहावत है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो क्या इस नीति के साथ चला जा रहा है बीजेपी की देखिए, तरफ से या निश्चित रूप खासतौर से पर देखिए- प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से? देखिए, जो काम आप कर ले सो काम, भजले सो नाम। अगर काम कर लिया तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन होना यह चाहिए था जो राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा में एक नारा दिया था कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। तो आज जब वो नफरत थी तो वहां क्यों नहीं गए? आज वो मोहब्बत की दुकान वहां खोलते तो शायद पूरी दुनिया में मैसेज जाता कि वो जो कहते हैं वो करते हैं, उनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। अगर वो मोहब्बत की दुकान को खोलते वहां जाके राहुल गांधी जी अच्छा, लेकिन संसद मुझे के मिथिलेश जी, मुझे वाकई में इसकी जानकारी नहीं कि उनको इनविटेशन दिया गया है नहीं दिया। कारण बता रहा हूं, ना तो वो इस टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष है तो कांग्रेस और तो ना ही जाती, वो सांसद है। कांग्रेस तो जाती, तो जो वो कह रही है हम मोहब्बत की नफरत को दुकान दूर खोलने करना कैसे चाहते हैं, जो नफरत को दूर करने की बात कर रहे हैं, सबको गले लगाने की बात कर रहे जी। हैं, वो तो इस संसद के उद्घाटन में जाती। जो नेहरू जी ने सपना देखा था, जो इंदिरा जी ने सपना देखा था, वो तो सपना पूरा हो रहा था ना। अगर एक ब्रिटिशर द्वारा बनाए हुए जो बिल्डिंग है उसको हटाकर अगर कोई इंडियन बना रहा है तो ये तो एक मोहब्बत का और एक गर्व का क्षण है, उसमें तो शरीक होना चाहिए। और हमारे यहाँ तो ये कहा गया वसुदेव कुटुंबकम, हमारी सनातन संस्कृति में तो नफरत का कोई बाजार ही नहीं है। तो वैसे ही सारे विपक्षी दलों को चल जाना चाहिए कि ये एक संसद का, और संसद में क्या बैठेंगे नहीं है जी। या तो ये हो कि हम बैठेंगे नहीं, केवल मैसेज देने के लिए पब्लिक को उसकी नकारात्मक जो ऊर्जा है उसको दिखाने के लिए हमने ये विरोध किया है। ठीक है अनिल जी, क्योंकि जो आरजेडी ने ट्वीट किया है, अब आपका राजनीति से तो कोई लेना देना है नहीं जी। तो मुझे उस शेप के बारे में बताइए जो संसद की नई संसद की शेप है। ये हमारी संस्कृति, वास्तुकला और बाकी चीजों के हिसाब से कैसे सही है? देखिए, जब भी हम 9 कुंडीय यज्ञ करते हैं तो 9 आकृति के यज्ञ कुंड बनते हैं। उसमें सभी तरह के कुंड होते हैं और 9 ग्रहों के कुंड होते हैं। इसी प्रकार वास्तु के हिसाब से जो संसद भवन बनी है नई, ये बिल्कुल वास्तु के हिसाब से 9 ग्रहों को मिलाकर एक शेप दिया गया है। दूसरा, अभी भाई साहब ने एक बात कही थी कि उन्होंने नंदी को प्रणाम किया, संसद को प्रणाम किया, तो मैं यहां बताना चाहूंगा भगवान शिव कभी अकेले नहीं पूजे जाते हैं, संयुक्त परिवार के रूप में पूजे जाते हैं। उनके साथ माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय जी, नंदी भगवान, भैरव जी, हनुमान जी और नाग देवता होते हैं। तो यहां मोदी जी ने नंदी को प्रणाम करके हम सबको एक मैसेज दिया है कि मैं आप सभी का स्वागत करते हुए आप सभी पूरे परिवार को प्रणाम कर रहा हूं, यानी पूरी संसद को प्रणाम कर रहा हूं, जितने प्रतिनिधित्व हैं उन सबको प्रणाम कर रहा हूं। तो यहां इस चीज को आप समझें कि सबको साथ लेकर उस कार्य के लिए, और जहां तक बात है इस स्ट्रक्चर की, तो ये कहना चाहूंगा कि इसका वास्तु जिन्होंने बनाया है उन्होंने उसको इस हिसाब से बनाया है कि सभी वहां स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित रहें और देश की तरक्की और करें। ताबूत तक जाना ना पड़े। ताबूत तक तो देखिए भगवान ठीक है करे सर, किसी को नहीं शुक्रिया जाना हमारे पड़े। साथ जुड़ने के लिए। मिथिलेश जी आपका भी शुक्रिया, सुरेश जी आपका भी शुक्रिया और प्रदीप जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटे